37 चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एलिस्टर ना एक दुकान पे जाते हैं रोज खरीदने के लिए। एलिस्टर बोलते हैं कि मुझे इस दुकान की सारी रोज दे दो, मैं एडवांस पेमेंट कर दूंगा और बाकी की पेमेंट भी तुम्हें मिल जाएगी। बस जितना भी रोज है ना वो बहुत अच्छे से मुझे प्रिपेयर करके दो। तो वो दुकानदार बोलता है कि आई डोंट नो कि आप किसके लिए ये रोज खरीद रहे हो, पर वो इंसान बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होगा। तो एलिस्टर यहाँ पे ना ऐसे बोल देते हैं कि आप उसे जानते हो क्योंकि वो इसी गांव में आई थी 8 साल पहले। तो वो बंदा ना सोच में पड़ जाता है, इसलिए एलिस्टर बोलते हैं कि उसका नाम ले है, आप तो जानते ही होंगे ना। तो वो दुकानदार बोलता है कि क्या आप बता सकते हो कि आप उस इंसान को कैसे जानते हो, आई मीन उस औरत को। तो एलिस्टर ना गुस्से में उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना उसे किसी ने मारा है, बताओ किसने मारा है उसे। तो वो बंदा ना एक्चुअली में सब कुछ उगल देता है कि कैसे ले को सब यहाँ पे चुड़ैल डेविल बोलते थे और ये सब कुछ कोई और नहीं बेंजामिन ही करवा रहा था, और बेंजामिन यहाँ का बहुत पावरफुल इंसान है तो बाकी के लोग उसकी बात मानते भी हैं। एलिस्टर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलिस्टर का हालत आप देख ही सकते हो। इसके बाद ना वो बंदा सब कुछ उगल देता है कि 8 सालों में क्या क्या हुआ था ले के साथ, और एलिस्टर क्या करते हैं ना सब कुछ सुनते हैं और वहां से गुलाब उठा के ना चले जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद एलिस्टर ये सोचते हैं कि बेंजामिन तुम इतना गिरा हुआ इंसान निकलोगे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता, और मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे छोटे भाई हो। यहाँ पे एलिस्टर हाथों में गुलाब लेके ना चलते हैं और बहुत दूर चलने के बाद ना उसे एक ग्रेव दिखता है, और वो ग्रेव देख के ना एलिस्टर बहुत ज्यादा ना सैड हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो ग्रेव किसी और का नहीं ले का ही था। एलिस्टर बोलता है कि ले, और उसे ना उसके सामने ले दिखता है लिटरली, जैसे कि उसकी आत्मा ग्रेव से बाहर आ चुकी है, और एलिस्टर ना ले को हक कर लेता है उसी टाइम ही और उससे माफी मांगता है, कंटिन्यूअसली माफी मांग जाता है कि मुझे माफ कर दो, सारी मेरी गलती है। तो यहाँ पे ना ले एक बार एलिस्टर को किस करती है और बोलती है कि मैं लुइस को तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रही हूँ, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। और एक बार ना ले उसे लास्ट टाइम के लिए हक करती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पे एलिस्टर बहुत ज्यादा इमोशनल और सैड था, बट वो खुद को संभालता है और वहां से जाते टाइम बस एक बार बोलता है कि अगली बार अगर मैं आऊंगा तो मैं हमारी बेटी को साथ लेके तुमसे मिलने आऊंगा। उसके बाद के सीन में हमें बेंजामिन का घर दिखाया जाता है जहाँ पे बेंजामिन खड़ा होकर कुछ तो सोच रहा था, एंड देन बेंजामिन को एक साउंड आता है जहाँ पे वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसका भाई एलिस्टर जबरदस्ती घर के अंदर आ चुका है। यहाँ पे बेंजामिन पहली बार एलिस्टर को देख के ये बोलते हैं, अरे मेरे भाई कितने सालों बाद मिले, कैसे हो ये बताओ। बट एलिस्टर ने यहाँ पे बहुत जोर से चमाट लगाता है बेंजामिन को पहले ही आके, और बेंजामिन बोलता है ये कैसा तरीका है हेलो हाय करने का, ऐसा तरीका तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ। तो एलिस्टर यहाँ पे बोलते हैं कि मेरा भी एक छोटा भाई है जिसने अपने बड़े भाई की पत्नी को छुपा के रखा था। तो इसी बात के ऊपर ना बेंजामिन बोलता है कि हाँ मैं ले से प्यार तो करता था पर मैंने कभी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, और देखो तुम खुद को देखो कैसे तुम गुस्से में हो, लग रहा है कि तुम अभी मुझे मार डालोगे, तो फिर मार दो, रुके क्यों हो, मारो। तुमने हमारे पेरेंट्स को मार दिया, हमारे अंकल आंटी सबको मार दिया, और अब मैं ही बचा हूँ तुम्हारे फैमिली में, तो तुम मुझे भी मार दोगे ना, चलो चलो दिखाओ अपना दम, कितना दम है तुम्हारे अंदर, मारो मुझे। तो एलिस्टर गुस्सा हो जाता है ना और लात मारता है एक बेंजामिन को, और बेंजामिन ऐसे ही गिर जाता है। और एलिस्टर यहाँ पे बोलते हैं कि देख अगर मैं चाहूँ ना तुझे यहीं पे अभी खत्म कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि तूने जैसा ले और मेरी बेटी के साथ किया है तुझे तो और भुगतना चाहिए। पर यहाँ पे बेशरम बेंजामिन को देख लो, अभी भी हंस ही रहा है ये बंदा। और इसके बाद बेंजामिन ये बोलता है कि मैंने 8 सालों तक ले का ध्यान रखा और लुइस की परवरिश भी 8 सालों तक मैंने ही की है। तुम कहाँ थे? तुम क्या लुइस के पापा कहलाने के लायक भी हो या फिर ले को अपनी पत्नी कहलाने के लायक हो? ऐसा पति और ऐसा बाप जो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के चला जाता है। मान लो मेरे भाई, मान लो तुम एक डरपोक पति और एक बाप हो। तो इसी के साथ साथ हमारा 37 चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। 38 चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखाता है कि तो यहाँ पे एलिस्टर गुस्से में ये बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, लॉ को ही डिसाइड करने दो ना कि कौन अच्छा बाप है और कौन अच्छा पति है। मैं भी ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि भगवान एंड तक किसका साथ देंगे। यहाँ पे एक नाइट एंड में आता है और बोलते हैं कि सर हमने उसे ढूंढ लिया है, जैसा आप शक कर रहे थे सारा एविडेंस
यहीं के ऑफिस में मिला है और गांव के लोग भी विटनेस देने के लिए तैयार हो चुके हैं। एलिस्टर इस बात से थोड़ा सा रिलीफ होता है और बोलता है कि ठीक है, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। वो नाइट एक लेटर का पूरा गुच्छा एलिस्टर के हाथ में देते हैं और एलिस्टर वो लेटर पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि ये सारा लेटर ले ने लिखा है अपने हाथों से। बट एलिस्टर जब वो लेटर पढ़ते हैं तब उसे एहसास होता है कि बेंजामिन उस लेटर पे अपना नाम ऐड कर देते हैं और एलिस्टर का नाम उस लेटर से पूरी तरीके से मिटा देते हैं। इस हरकत से एलिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पहले तो एक थप्पड़ मारता है फिर से बेंजामिन को और फिर से बोलता है कि बेंजामिन, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि मैं तुम्हारा दिल अभी तुम्हारे बॉडी से नहीं निकाल रहा, क्योंकि अभी कुछ लॉ और कुछ रूल्स है इस दुनिया में जिसे मुझे फॉलो करना है। तो ये शांति तुम बस कुछ ही दिनों के लिए महसूस कर लो, वरना इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी नरक से ज़्यादा भी बदतर होगी। इसके बाद के सीन में ना हमें दिखाया जाता है कि फादर पैट्रिक को कोर्ट में लाया जाता है, जहाँ पे फादर पैट्रिक एलिस्टर को देखते हैं और एलिस्टर ना ऐसे इशारा करता है कि इट्स ओके फादर, डोंट वरी। तो यहाँ पे एज यूजुअल कोर्ट में फादर पैट्रिक से पूछताछ होता है कि फादर आपने क्या किया है क्या नहीं। बट इसी दौरान एक लड़की का एंट्री होता है जो कि उस एरिया की बेस्ट लॉयर थी और वो लॉयर स्पेसिफिकली फादर पैट्रिक के लिए आई थी, बस थोड़ी-सी लेट हो गई थी। इस बात पे अगर कोई ज़्यादा नाखुश था, तो वो था बेंजामिन। यहाँ पे वो लॉयर आती है और फादर पैट्रिक की ओर से बोलना शुरू कर देती है कि कैसे बेंजामिन ने लुइस के ऊपर अत्याचार किया है। फादर पैट्रिक ने बस उस छोटी-सी बच्ची की मदद की है, उसके पापा तक उसे पहुँचाया है और उस अत्याचार से भी बचाया है, जो बेंजामिन उस छोटी लड़की पे कर रहा था। यहाँ पे बेंजामिन भड़क जाता है पूरी तरीके से और बोलता है कि ये लड़की जो भी बोल रही है, सब कुछ गलत बोल रही है, क्योंकि मैं लुइस को बहुत प्यार करता था और कभी मैंने उसको टॉर्चर नहीं करा। तो वो कार्डिनल जो कि कोर्ट में जज था, वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है फादर पैट्रिक? तो वो लड़की बोलती है कि एविडेंस चाहिए आपको, आपको भर-भर के एविडेंस मिल जाएँगे, उसकी चिंता आप मत करो। और जैसे ही वो ऐसी बात बोलती है, वहाँ पे पूरे गाँव वाले ना घुस जाते हैं कोर्ट के अंदर। तो वहाँ पे एक डॉक्टर विटनेस के कटघरे में आते हैं और बोलते हैं कि मैं वही डॉक्टर हूँ जो लास्ट टाइम ले का चेकअप किया था उसके गुज़र जाने से ठीक पहले। मैंने जब लुइस का चेकअप किया था तो मुझे लगा था कि लुइस को बस नॉर्मली फ्लू है, जिसकी वज़ह से उसे फ़ीवर और खाँसी हो रही है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। ले के बॉडी में हमें ऐसे-ऐसे निशान मिले हैं जो कि ये पता चलता है कि ले के ऊपर शारीरिक तरीके से किसी ने अटैक किया था और वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चली गई थी। और उसी टाइम इस गाँव का बस एक ही इंसान था जो ले और लुइस की मदद कर रहा था, वो था फादर पैट्रिक। तो यहाँ पे कार्डिनल थोड़ा-सा इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि यार, अभी से मुझे इतने सारे प्रूफ मिल रहे हैं बेंजामिन की ओर से और मुझे पता चल गया है कि कौन सबसे ज़्यादा दोषी है। तो अब मुझे इस एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। इतना सब एविडेंस देने के बाद वो लॉयर बोलती है कि अभी हमने जितना सब कुछ एविडेंस दिया है, इसके साथ हमें ये पता चलता है कि फादर पैट्रिक इनोसेंट है और फादर पैट्रिक बस लुइस की मदद कर रहे थे ताकि लुइस को लुइस का बायोलॉजिकल फादर मिल जाए और लुइस बेंजामिन के इस अत्याचार से बच सके। तो डियर जज, आप इस सारे एविडेंस के ऊपर गौर करें और ये बताएं कि फादर पैट्रिक गिल्टी नहीं है यहाँ पे। कार्डिनल लास्ट टाइम बेंजामिन को बोलने का मौका देते हैं, पर बेंजामिन यहाँ पे बस झूठी बोलता है कि फादर पैट्रिक भगा के लेके चले गए लुइस को और मेरे बारे में उल्टा सीधा समझाते थे लुइस को एंड वगैरह वगैरह। बट इन सब के बीच में वो लॉयर बोलती है कि जज, बेंजामिन पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपको इतना सारा एविडेंस हमने दिया है कि कैसे बेंजामिन लुइस के ऊपर टॉर्चर कर रहा था और अभी बात को घुमाने के लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोसेंट बताने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो है नहीं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप इस बात के ऊपर ज़्यादा गौर करें, एविडेंस के ऊपर ज़्यादा गौर करें और बेंजामिन की झूठी बातों पे नहीं। एंड इस सब के एंड में ना बेंजामिन गिल्टी होता है और उसे सज़ा दिया जाता है। बेंजामिन ये सोचता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, इतनी जल्दी नहीं मर सकता मैं। बेंजामिन मन ही मन में ना एलिस्टर को श्राप दे रहा था, बोल रहा था कि यार कितना बकवास इंसान है, मैं तंग आ चुका हूँ इस इंसान से। और एंड तक कोशिश करने के बावजूद भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि बेंजामिन की बात यहाँ पे कोई भी सुनने नहीं वाला है अब। गाइस, एटलीस्ट बेंजामिन को अभी सजा मिलने वाली है। आई एम सो हैप्पी कि लुइस अभी सेफ है और हमारा 38 चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। 39 चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि बेंजामिन जेल के अंदर है और एलिस्टर उससे मिलने आता है। तो बेंजामिन ये बोलता है कि क्या तुम सैटिस्फाई हो? हाँ, मुझे
यहाँ पे देख के, एलिस्टर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, ये तुम हमेशा याद रखना। मैं हर जगह से ले का पति और लुइस का बाप बनने के लायक हूँ, जो कि तुम कभी नहीं बन सकते। तुम एक मॉन्स्टर हो। तुमने सुना, तुम एक मॉन्स्टर हो। मुझे तो इस बात का दुख है कि ले तुम जैसे मॉन्स्टर के साथ प्यार में थी। अगर ले को पता चलता कि तुम एक मॉन्स्टर में बदल चुके हो, क्या तुम्हें ले और लुइस अपनाती भी? यहाँ पे एलिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है बेंजामिन के इस बात पे और बोलता है कि तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा चलता है ना, तो चलो फिर इस परेशानी को ही यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे बेंजामिन बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है कि तुम अभी लॉ के ऊपर जाके मेरा टंग बाहर निकालने का सोच रहे हो, चलो फिर कर दो तुम्हें जो करना है, मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितना दम है। इस बार एलिस्टर वही करता है जो वो करने की बात बोल रहा था और ये आप खुद ही देख लो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बेंजामिन को ठिकाने लगाने के बाद एलिस्टर गांव वालों के सामने आते हैं और बोलते हैं कि तुम सभी ने मेरी बेटी को इतना परेशान किया है ना, मैं भी देखता हूँ कि इस गांव के साथ बाहर के कोई भी गांव ट्रेड करता है कि नहीं। हर एक लोगों का जिसने भी मेरी बेटी को और मेरी पत्नी को परेशान किया है, सबको भुगतना पड़ेगा। के बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस्टर फादर पैट्रिक से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं फादर पैट्रिक को कि फादर पैट्रिक आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मुझे एक ट्रस्ट रहेगा आपके ऊपर कि आप मेरी बेटी को अच्छे से संभाल पाओगे। तो फादर पैट्रिक बोलते हैं कि डे मिसलर वो भी तो है ना। तो एलिस्टर बोलते हैं कि हाँ, डे मिसलर ट्रस्टफुल इंसान तो है, बट आप भी लुइस का ख्याल रखोगे तो मुझे श्योरिटी मिल जाएगी कि लुइस ठीक है, क्योंकि लुइस आपके साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है और आई थिंक लुइस खुश भी होगी अगर आप उसके साथ रहोगे तो। फादर पैट्रिक और पूछते हैं कि ग्रैंड अभी आप क्या करना चाहते हो। एलिस्टर बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ। इसके बाद के सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एलिस्टर वापस आ चुके हैं लुइस के पास, तो लुइस बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके पापा को ना जाके एकदम टाइट से हक कर लेती है, क्योंकि लुइस बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ पे एलिस्टर पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्या ट्विंस ने तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव किया है वगैरह वगैरह। तो लुइस सब कुछ पे ना हाँ बोलती रहती है एंड उसके बाद एलिस्टर बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है, चलो बाहर चलो तुम्हें दिखाते हैं। तो एलिस्टर और लुइस ना बाहर आते हैं गार्डन की ओर, जहाँ पे लुइस देखती है कि बहुत अच्छा सा गार्डन सजा हुआ है, बहुत सुंदर है, जहाँ पे आके पीसफुल एक वाइब आ रही है लुइस के पास। तो एलिस्टर बोलते हैं कि मुझे माफ करना लुइस, मैंने यही चीज करने के लिए इतना ज्यादा टाइम लगा दिया। तो यहाँ पे लुइस समझ जाती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है ये सुन के, और लुइस बोलती है कि क्या ये माँ है, क्या ये मेरी माँ है। और जैसे ही वो नाम पढ़ती है वो उसके मम्मी का ही ग्रेव होता है एक्चुअली में। तो एलिस्टर ने ये किया बस लुइस के लिए, ताकि लुइस उसके माँ के पास हमेशा रह सके। बट लुइस यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड थी और कंटिन्यूअसली रो रही थी एलिस्टर को पकड़ के। लुइस पूछती है कि पापा क्या आप मम्मी से प्यार करते थे? मेरी बेटी लुइस, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं लुइस से कितना ज्यादा प्यार करता था। यहाँ पे लुइस एलिस्टर से ये पूछती है कि पापा क्या मैं अभी आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपने क्यों हम दोनों को खोजने की कोशिश भी नहीं करी इतने साल बीत जाने के बाद भी? एलिस्टर बोलते हैं कि लुइस इसका बस एक ही आंसर है कि तुम्हारे पापा नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही नहीं है। देखो मुझे, तुम्हारे पापा एक मॉन्स्टर है, एक मॉन्स्टर। ये सब देखने के बाद लुइस बस उसके पापा से ये पूछती है कि पापा क्या आपको दर्द हो रहा है? एलिस्टर बोलते हैं कि मुझे अभी तो फिलहाल दर्द नहीं हो रहा है, पर इस दर्द का शुरुआत 8 साल पहले हुआ था। हम इम्परेटर फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे अंदर ड्रैगन की शक्ति होती है, जो कि एक समय आने के बाद वो अवेकिन होता है, मतलब वो जागृत होता है। और उस ताकत को बर्दाश्त करना और हैंडल करने की ताकत हर किसी बच्चे में नहीं होती। इस ताकत के जागने के साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है, जैसे अकेले रहना और इस ताकत को संभालना, कैसे इस ताकत को इस्तेमाल किया जा सकता है और वगैरह वगैरह। ये ताकत बस उसी इंसान के अंदर होता है जो कि इस वंश का होता है। ये ताकत एक डिवाइन पावर है जो कि उस इंसान को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है इस दुनिया का, और इस लायक भी बना देता है ताकि ये पावर जेनरेशन टू जेनरेशन पास होता रहे। एलिस्टर के जन्म के साथ साथ ही एलिस्टर के अंदर वो पोटेंशियल पावर महसूस कर लिया जाता है जो कि आगे जाके ये ड्रैगन डिवाइन का पावर वो अपने अंदर समाहित कर सके। और जबकि इतने सारे मेंबर के बीच में एलिस्टर को ही चुना जाता है, तो ये एलिस्टर का जिम्मेदारी बनता है कि सभी लोगों को खत्म करके वो अपना दबदबा बना के रखे, ताकि आगे की जनरेशन भी वो डिवाइन पावर को कैरी कर सके, उसका ही ब्लड लाइन आगे बढ़ सके बस।
एलिस्टर के मम्मी-पापा ने ज़बरदस्ती एलिस्टर को एक मॉन्स्टर के रूप में बदल दिया, जबकि एलिस्टर ये चाहता ही नहीं था। और इसी के साथ-साथ 39 चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।